अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और उसका टॉपिक है हमारे पास 4.7 जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इस चैप्टर का टॉपिक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आ सकते हैं, वो थ्रू आउट वीडियो में आपको पता चलता जाएगा। इसके अलावा ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज बन जाती हैं जो कि टॉपिक के अंदर से भी हैं, और कुछ जो है वो यहाँ पे आपको टेबल में भी नजर आ रही है। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको सबसे पहले इसकी पढ़नी चाहिए यहाँ से स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट होता है वेयर टोटल वेट, जहाँ पे सारा वजन ऑफ अ बॉडी अपेयर टू बी एक्टिंग, जहाँ पे बॉडी का होल वजन एक्ट कर रहा हो। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के दरमियान। ये हो सकता है कि आपके पास इस तरह की कोई बॉडी है या इस तरह की कोई बॉडी है, ये वाली आप देख लें। अब इसका एक ऐसा सेंटर होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे तमाम बॉडी का वजन एक्ट कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्या है वो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ पे आप एक इसकी डायग्राम से समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह। डायग्राम में दिखा रहे हैं आपको, ये जो ऊपर पैराग्राफ नजर आ रहा है ना, ये सारा यही बताना चाह रहे हैं कि ये एक हमारे पास उसने कोई भी बॉडी ले ली है। अब आपको पता है हर एक बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कि स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और हर एक पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी असर कर रही होती है। तो अगर आप बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो हम यहाँ पे फिर वेट को क्या कह देते हैं, एम जी। जो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक पार्टिकल का अपना एक वेट होता है जो कि mg होता है। हर एक छोटे छोटे पार्टिकल को उसने यहाँ पे बना के दिखा दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन कहाँ पे बनाई हुई है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको बताना चाह रही है कि ये सारे के सारे पार्टिकल जो है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे अप्लाई हो रही है। इसके अलावा इनकी डायरेक्शन सेम है, इस वजह से हम कह सकते हैं ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। क्या है ये? लाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और ये पैरेलल भी हैं, तो ये हो जाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो आप लोगों ने फोर्सेस का सम करने का, हमारा एडिशन ऑफ फोर्सेस वाला सेकंड टॉपिक था हमारा, जिसमें आप लोग जो है हेड टू टेल रूल के जरिए इनको ऐड करते हैं और एक रिजल्टेंट आता है। तो यहाँ पे आपको वो बता रहे हैं ये रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसमें हमने ये सारी फोर्सेस को ऐड कर लिया है हेड टू टेल रूल की मदद से, एडिशन ऑफ फोर्सेस किया है, एंड देन यहाँ पे आ चुका है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस फिगर की अब ये सारी जो डायरेक्शन थी खत्म हो गए, तो एक ही डायरेक्शन शो कर रही है रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां पे होल बॉडी जो है उसका ग्रेविटी असर कर रही है। होल बॉडी की के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स असर कर रही है वो यहाँ पे इस पॉइंट पे असर कर रही है। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है ये? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर होल बॉडी जो है उसका प्रॉपर वो एक ही डायरेक्शन बता रहे हैं कि ग्रेविटी की फोर्स इस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है। ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आना है, वो इस तरह ही आता है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड आपने डिफाइन कर देना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखेंगे आप, जो कि यहाँ पे मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दी है। ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये फिगर बना देनी है, ये वाली और ये वाली दोनों फिगर बनाइएगा। ये बिल्कुल रैंडम सा उन्होंने कोई भी बॉडी लिया है, आप भी अपनी मर्जी से बना लीजिएगा। ठीक है, देन आपने इनकी डाउनवर्ड डायरेक्शन बता देनी है, और एट द एंड आपने यहाँ पर रिजल्टेंट बता देना है, ये नीचे भी राइट कर दीजिएगा। एंड देन आपने लिखना होता है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली में आपने ये राइट करना है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, ये जो सिग्मा है इसको हम पढ़ते हैं सिग्मा। ठीक है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ। और ये आपके एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज के ऑप्शन डिफरेंट हो सकते हैं कि दी ये वाला जो साइन लिख देंगे सिग्मा मींस, आगे ऑप्शन होंगे सम ऑफ, डिफरेंस ऑफ, या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, तो आपने सम ऑफ के ऊपर टिक कर देना। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे वो बताना जा रहे हैं कि हमने ये जो रिजल्टेंट फोर्स ली है वो सम किस किस का है? mg का। सारे mg जितने भी यहाँ पे वेट है, हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट है, और वो वेट इक्वल होता है mg के। इस वजह से हम यहाँ पे कर देंगे सिग्मा mg। ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमारे पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आगे से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी वेरिएशन है वो इस तरह आएगी। वी नो दैट, हमें ये पता है, सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस असर कर रही हैं ऑन ऑल पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स के ऊपर,
इज इक्वल टू टोटल वेट, वो टोटल वेट के बराबर होती है। इस वजह से हम लिखते हैं वेट इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ पे ये जो एम है ये कैपिटल एम यहाँ पे वो लिया है क्योंकि हम स्मॉल एम पहले यूज कर रहे थे, साथ में सिग्मा यूज कर रहे थे, सम ऑफ स्मॉल एम। तो आप लोगों ने इसको कैपिटल एम का नाम दे दिया, वो भी वही मतलब है कि तमाम छोटे मैसेज को जमा करेंगे तो बड़ा मैथ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने ये सारे छोटे छोटे मैथ जमा किए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल का मैथ, तो वो किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आ गया कैपिटल एम के। ठीक है, तो इस वजह से आपका एट द एंड जो फॉर्मूला बनेगा ना वो हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी, जो कि आप कई दफा क्वेश्चन में यूज करते रहे हैं पहले भी न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, इतना ही आपने लिखना है एंड ये खत्म हो जाएगा। क्या क्या लिखना है, आपने डेफिनेशन राइट कर देनी है, फिगर आउट बना दे एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स मैथमेटिकली लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा किसके इक्वल होता है, सम ऑफ के, एंड एट द एंड आपने ये राइट कर देना W इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एम किसके इक्वल आ रहा है, सिग्मा एम की। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना ही ये शॉर्ट क्वेश्चन था। यहाँ से कुछ बन जाती है एमसीक्यूज, ये वाले पैराग्राफ से जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में ही बता दिया था, तो वो किस तरह से बन जाती हैं, आपने कैसे इनको याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपकी एमसीक्यूज आ सकती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फीयर, तो आपके आगे ऑप्शन लिखे होंगे तो आपने ऑप्शन देना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर डायगोनल। तो ये बात आपको भी समझ नहीं आनी, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक पेज रेडी किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट जो है ना वो शेप जो जो उसने यहाँ पे नाम लिए हैं ना वही शेप्स मैंने यहाँ पे बना दी है ताकि आपको समझा सकूँ, इजीली बता सकूँ कि आपने कैसे इसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए उसने बोला था एक स्क्वायर है, तो ये मैंने स्क्वायर बना लिया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल, डायगोनल कहते हैं कि आपके जितने भी ये कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स से ना आपने एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करनी है, स्ट्रेट लाइन। ये देखें, मैंने वैसे तो ये फिगर्स हाथ से ही बनाई थी इसलिए आपको थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग रही होंगी, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि आपने ना एक स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट इनके सारे पॉइंट्स लेके आने हैं, बिल्कुल सीधे। तो मैंने हाथ से बनाई थी तो मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ, स्केल से बनाई होती तो स्केल से लगा लेती। अब ये मैंने सारे जो है ना इनके सेंटर ले आई हैं, तो ये पॉइंट बन रहा है जहाँ पे तमाम डायगोनल जो है आके मिल रहे हैं। तो उसने बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे आकर मिलते हैं ऑफ द डायगोनल्स, तो ये सारे डायगोनल्स किस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है स्क्वायर का ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको फिगर दी होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं दी होगी तो आपने ये वाले ऑप्शन को टिक करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ डायगोनल। सेम उसी तरह रेक्टेंगल का भी वही होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, मुझसे दोबारा बनाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पे देखें, दोबारा हमने जो है ना ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया है, तो इसका सेंटर हमने लेना था, तो ये पॉइंट है जहाँ पे आके जो है ना सारे डायगोनल मीट किए मिल गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद बात की जाए ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल का भी उसने बताया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो मीडियंस आप लोगों ने आगे पढ़ लेने हैं, मैथ में भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि हमने ये मीडियन लिया, इसको ऊपर को ले गए, ये मीडियन लिया, इसको इधर को ले गए, और ये ऊपर से मीडियन लाए तो इसको इधर को ले आए, तो यहाँ पे आके ये जो है वो मैच कर गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बात की जाए इसकी रॉड की, समझ लें, या फिर उसने ये सिलेंडर वगैरह भी कह सकते हैं, आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई रॉड दिया हुआ है तो उसका ये सेंटर होगा। ठीक है, इसके अलावा उसने बोला है एक राउंड प्लेट, ये हमारे पास कोई राउंड अगर प्लेट है तो जाहिर बात है इसका सेंटर ये होगा जहां से ये सारे डायामीटर्स गुजरते हैं। ये वाला डायामीटर भी यहाँ से गुजरता है, ये वाला डायामीटर भी, ये वाला भी, सारे डायामीटर बेशक आप करके देख लें तो ये इसी पॉइंट से आके गुजरते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो उसने बता दिया सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर हो चुका है। नेक्स्ट उसने सिलेंडर की बात की है, तो सिलेंडर हमारे पास ये लेट्स सपोज एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो सिलेंडर हमारे पास उसने जो दिया था उसके लिए हमें पहले ऊपर से इसको थोड़ा सा सेंटर से लाइन स्ट्रेट लानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये ढक्कन सा होता है ऊपर लगा हुआ, तो ढक्कन का हमें डायामीटर लेना पड़ेगा, तो ये डायामीटर हो गया, नीचे से भी हमें लेना पड़ेगा, तो ये डायामीटर हो गया। अब ये दोनों का सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से हम लाइन लेके आते हैं ऊपर को, और इधर से भी हम सेंटर पॉइंट से लाइन इधर को लाते हैं, तो ये इसका सेंटर बनता है, तो यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ये मैंने डिफरेंट फिगर्स बना के तो आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। उसके बाद मीटर रूल का भी मैंने बता दिया था, सेंटर कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द रॉड। सिलेंडर का भी हो चुका है। अब ये सारा आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये टॉपिक के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको हम नीचे
बता रहे हैं, ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनका सेंटर आपने कैसे निकालना है। तो ये आपने रेडी कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है ये पूरा, और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसकी शेप्स भी याद करनी है और आगे से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी याद करना है। अगर एमसीक्यूज आएगा तो शेप तो वो खुद बताएंगे, आपने यहाँ से जो है ना उसका ऑप्शन टिक करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना, यानी कि अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप होती है, लेमिना कहते हैं कोई इरेगुलर शेप है, हमें नहीं पता किस तरह की है। ये देखें जैसे उसने बनाई हुई है, अब ये ना ही ये सर्कल है, ना ही ये प्लेट की फॉर्म में है, ना ही रेक्टेंगल है, ना ही ट्राइंगल है, अजीब सी शक्ल है। तो इस तरह की अगर कोई हमारे पास हो चीज जिसकी कोई शेप ही वाजिया नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे निकालेंगे? ये असल सवाल था जिसका आपका एमसीक्यूज बन जाता है। आपने इसका जवाब देना है प्लम लाइन की मदद से। अब ये प्लम लाइन क्या होती है, आपको मैं फिगर अब यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप देख लें। प्लम लाइन की एक रस्सी सी बनी होती है, आप लोगों ने मजदूरों को देखा होगा काम करते हुए, मिस्त्रियों को, उन्होंने अपने हाथ में ये प्लम लाइन पकड़ी होती है और ये इसके एंड पे ना एक वो नोक सा होता है बना, उसके ऊपर उन्होंने धागा सारा लपेटा होता है। अब वो धागे को जब खोलते हैं ना, तो वो धागा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और उससे हमें पता चलता है कि वो जो है ना वो सेंटर उसका कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, असल में वो जो जितने भी मिस्त्री होते हैं ना, वो यूज इसलिए करते हैं ताकि वो चेक कर सके कि दीवार हमारी टेढ़ी तो नहीं बनी। तो वो प्लम लाइन का जो पॉइंट है ना, वो नीचे बिल्कुल सीधा जा रहा होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि हमारी जो दीवार है वो सीधी या टेढ़ी नहीं बनी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो भी यही आ सकता है कि हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ इरेगुलर शेप प्लेन लेमिना कैन बी मेजर्ड या कैन बी फाउंड, कैसे आप उसको मेजर कर सकते हो या फाउंड कर सकते हो। तो आपने इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट कर देना है। फॉर अ इरेगुलर शेप प्लेन लेमिना, आपके पास एक इरेगुलर शेप है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। उसको हमने फ्रीली स्टैंड करना है, यानी कि घुमा घुमा के चेक करना है। पहले हमने इस तरह को रखा और यहाँ पे हमने अपनी प्लम लाइन रखी, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर हमने इसको घुमा दिया, टर्न कर दिया है, टर्न करके ना पहली वाली लाइन तो हमारी अब ये वाली थी, अब दूसरी पॉइंट पे रख के हमने देखा तो वो यहाँ पे लाइन बन रही है। ये पहला वाला पॉइंट घूम गया है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अपनी प्लम लाइन रखी थी और ये जो है नीचे आना शुरू हुआ है और यहाँ पे आके ये दोनों मिल गए हैं। इसी तरह एक दफा और घुमाएंगे इसको, तो हम यहाँ पे रख के देखेंगे तो प्लम लाइन सीधा इसको ड्रा कर देगी यहाँ पे। सेम वही पॉइंट फिर एक दफा और घुमा के हम यहाँ पे प्लम लाइन रखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आएगी। तो इसी तरह आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह से इनको घुमा के चेक करना है। जहां पे आपके सारे पॉइंट्स मिलेंगे ना, तो वो हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बता दिया है ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन वर्टिकल लाइन। जब भी हम अपने ये इसको शक्ल को इस फेस को घुमाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। तो ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो सारी स्ट्रेट लाइन इकट्ठी होगी एक पॉइंट पे आकर मिलती जाएंगी। ठीक है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन डाउन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन। तो ये वैसे हमें ऊपर बताना चाहिए था कि हम प्लम लाइन की मदद से काम कर रहे हैं, लेकिन ये एंड पे आके उन्होंने ये जो है ना बात बताई है कि हम प्लम लाइन की मदद से कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन आपने बताना है दी exact position of center of gravity is at the point where two such lines cross। जहां पे दो या दो से ज्यादा लाइन क्रॉस करेंगी वो पॉइंट होगा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यही आपने यहाँ तक जो है ना इसका आंसर बता देना है। यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा ना, कि कैसे हम किसी इरेगुलर शेप की जो है ना वो मेजरमेंट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर होगा। अब ये वाली लाइन आप सोचेंगे मैंने क्यों ये जो है ना निशान लगाया हुआ है, ये भी आपने याद करना है। क्यों याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या लिखा हुआ है, दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी एग्जैक्ट इनसाइड ऑफ अ बॉडी। हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी के अंदर हो और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, या फिर बाहर भी हो सकती है। एज इन द केस ऑफ कप, अगर कप की बात की जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कप के बाहर होता है ना, अंदर तो नहीं होगा। उसी तरह उसने बोला है कि कुछ चीजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंदर होता है और कुछ चीजों का बाहर होता है। तो ये आपकी एमसीक्यू बन सकती थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ ये एमसीक्यूज आ सकती है कि किसी भी कप का जो है आप बताएं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो आपने बता देना है कि आउटसाइड होता है। और कभी कभी वो पूछ सकते हैं कि क्या इनसाइड भी होता है, तो आपने बताना है हाँ जी इनसाइड भी होता है। ठीक है, और ये जो प्लम लाइन वाली एमसीक्यूज भी आपने कर लेनी है। ये आपका एमसीक्यूज इस तरह बन सकता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना इज कैन बी फाउंड बाय। तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे तो आपने प्लम लाइन को टिक कर लेना है। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल, ये वाली भी आपकी एमसीक्यूज बन सकती है। ये जो नीचे बाउल का है,
ये एमसीक्यूज कैसे बन सकती है, वो पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बाउल इज, आगे ऑप्शन दिए होंगे इनसाइड अ मटेरियल या आउटसाइड, या जो भी उसने लिखा होगा तो आपने आउटसाइड के ऊपर उसको टिक करना है, क्योंकि ये बाहर होता है, आउटसाइड पे होता है। ओके, ये यहाँ पे नीचे होगा इसका बाहर की साइड पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो आपको एमसीक्यूज बताइए साथ साथ टिक करते जाएं। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ से आपने कुछ याद नहीं करना क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमने जो चीज याद करनी है वो है नेक्स्ट पेज पे। तो ये वाला पॉइंट जो है ना, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है। ये क्या है जी, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज दैट पॉइंट, ये वो वाला पॉइंट होता है वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, यानी कि बॉडी का सारा मास जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो जाए, उसको हम बोलेंगे ये सेंटर ऑफ मास है। अब आपको एक मैं इसकी बात बता देती हूँ, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ना एक जो है ये फिगर बनाई है, ये फिगर बनाने लगी हूँ। अब आपने मुझे ना इस फिगर के हवाले से एक्सप्लेन करना है। ये ऊपर मैंने थोड़ा सा बड़ा बॉडी लिया है और नीचे वाला थोड़ा सा छोटा है। अब अगर आप गौर करें तो मुझे बताएं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। क्या मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगी, ऐसे करके मैंने एक फोर्स लगाई है, तो क्या ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगा, बिल्कुल सीधा? जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके बताएं, क्या ये बिल्कुल सीधा आगे की तरफ मूव करेगा अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों बेटा नहीं होगा? क्योंकि देखिए इसका यहाँ से बॉडी छोटी है, यहाँ से बड़ी है, तो इसका मतलब है ये अगर मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई है ना तो ये बॉडी ने आगे की तरफ को मूव कर जाना है, रोटेट कर जाना है। इधर से रोटेट करके तो ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे कर ले ले, टर्न ले ले। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी फोर्स, तब क्या होगा? तब भी ये वाली बॉडी छोटी होने की वजह से फिर भी उसने थोड़ा सा रोटेट ही होना है, टर्न नहीं लेना है। लेकिन अगर बिल्कुल ये मैं बड़ी बॉडी के पास फोर्स लगाती हूँ ना, तो फिर क्या होगा? फिर बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे आके इसका ये सेंटर ऑफ मास बनता है। यहाँ पे आके इसका सेंटर बनेगा सारी बॉडी का, क्योंकि सारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स थे, तो उन सब का सेंटर ढूंढने के लिए हमें फिर यहाँ पे फोर्स लगानी पड़ेगी, देन ये बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करेगी। अब ये जो मैंने आपको फिगर बताया है, इसका मतलब आपको इसका मकसद बताने का ये है कि आप लोग ये ना समझे कि हमने किसी भी बॉडी का आधा कर लिया तो वो उसका सेंटर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। अगर ये आपके पास रेंच दिया हुआ है तो इसका ऊपर वाला फेस यहाँ से बड़ा होता है और यहाँ से ये सारा पतला पतला होता है, तो इसका मतलब है कि रेंच का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके फेस के पास होगा। क्यों उसके फेस के पास होगा? क्योंकि यहाँ से बॉडी का वजन ज्यादा है, तो हमें दोनों जगह को बराबर करना होता है। हमने दोनों मैसेज को बराबर करना होता है, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, अपर भी डाउन भी, तो वो फिर यहाँ पे आके इसका सेंटर बनेगा। आप देखें जितने भी रेंच यहाँ पे दिखाए हैं सबका सेंटर उसके फेस के पास बन रहा है, क्योंकि हमने दोनों तरफ का मैच जो था वो बराबर करना था। तो अगर आप इस पॉइंट पे इनके फोर्स लगाते हो ना तो ये सारे रेंच स्ट्रेट मूव कर जाएंगे, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस आपकी सरफेस थी, आपने फोर्स लगाई तो ये बिल्कुल सीधे आगे की तरफ मूव करते जाएंगे जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं। तो ये वो बताना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारी बॉडी जो होती है ना वो एक ही सेंटर पे आके जो है ना वो कंसंट्रेट करती है, और उस सेंटर पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो पूरी बॉडी ही आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला लिख सकते हैं, क्योंकि जारी बात है हमने 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करना होता है, तो डेफिनेशन के साथ कोई चीज एक्स्ट्रा लिखनी होती है तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, कहता है जमीन के ऊपर जहाँ पे जी की वैल्यू बिल्कुल यूनिफॉर्म है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आके कंसाइड करते हैं, जो कि आपकी एमसीक्यूज भी बन सकती है। वो एमसीक्यूज इस तरह बन सकती है कि जी जहाँ पे सेम हो, यूनिफॉर्म हो, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं? नीचे ऑप्शन दिए होंगे, इक्वल, पैरेलल वगैरह वगैरह। तो आपने कंसाइड के ऊपर टिक करना है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर कंसाइड करते हैं, मिल जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ओके, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था जो मैंने आपको बता दिया है कि सेंटर ऑफ मास का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देन आपने इसके ऑप्शन आंसर में क्या देना है, एक तो आपने ऑप्शन में यहाँ से स्टार्ट करना है इसकी डेफिनेशन को, एंड देन आपने ये राइट कर देना है। अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको फिगर बना के बताई थी वो बना ले, या ये रेंच बनाना चाहते हैं तो रेंच बना ले। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।